गाड़ी मोड़कर रिजॉर्ट जाते हैं। वहां जाने के बाद मैनेजर से उनकी बातचीत होती है, पर मैनेजर को भी अमित और रानी का पता नहीं होता है। थक हार कर रवि और राजन वापस होटल चले जाते हैं। रवि एक बार और अमित को फोन लगाता है और इत्तेफाक से वो फोन लग जाता है। हेलो अमित। रवि मेरे भाई, अमित धीरे से बोला। कैसे हो भाई? राजन मेरे साथ है और हम मुन्नार में हैं। रवि खुशी खुशी उछलते हुए बोला। क्या? राजन आया है? मेरा दोस्त आया है? राजन रवि से मोबाइल लेता हुआ बोला। अब चिंता की बात नहीं है, हम तीनों दोस्त मिलकर उस मायरा के दुश्मन का खात्मा करेंगे और मायरा को इस दुनिया से आजाद करेंगे। पर तुम हो कहाँ और इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? मैं एक सिद्ध बाबा के मठ पर बैठा हूँ। रानी बेहोश है और बाबा ध्यान में। रवि का फोन देखा तो उठा लिया, वरना मैं फोन भी नहीं उठाता। अच्छा ठीक है, वहां से निकलकर अपना पता बताओ, हम आते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। अब हमें मुन्नार में कोई नहीं रोक सकता। मेरा दोस्त आज मेरे और रानी के लिए सब कुछ छोड़कर मुन्नार आ गया। बाबा की एक कुटी थी जो शमशान के करीब ही थी। अमित और रानी वहां गए हुए थे। बाबा के मुंह से अचानक खून निकलने लगा और उन्होंने अपनी आंखें खोली। बहुत गलत हुआ है, बाबा बोले। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, उसकी माँ के साथ बहुत गलत हुआ है। अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं बाबा जी, एक आखिरी उम्मीद आप ही हो। हमारी कोई गलती नहीं, हम तीनों बेगुनाह हैं। मायरा को ऐसा लगता है कि वो पाप हमने ही किया था, पर ये झूठ और गलत फहमी है। अमित गिड़गिड़ाते हुए बोला। बाबा जी, उस दिन हम लोगों ने काला लिबास पहनकर शर्त रखी थी, और एक बात, कोई 3 लोग मिलकर वो बात किए, और वैसे ही काले लिबास में मायरा को ये लगा कि हम लोग थे। पर मैं अपनी पत्नी रानी की कसम खाकर कहता हूँ, वो हम नहीं थे। बाबा रंगनाथ जी ने आपके पास भेजकर एक आखिरी उम्मीद जगाई है। अघोरी बाबा के चेहरे पर तनाव आ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद किए ही बोले, कुछ सामान की लिस्ट है, उसे लेकर सुबह 3 बजे शमशान में आना होगा। जी बाबा जी, हम आ जाएंगे। अमित खुश होते हुए बोला। बाबा जी, एक बात पूछनी है। पूछो। मेरे दोनों दोस्त यहाँ आ चुके हैं, तो मैं उन्हें लेकर यहाँ आऊं या सिर्फ रानी के साथ? हाँ, उन्हें भी जरूर लाना कल सुबह। ठीक है बाबा जी। और फिर अमित रानी को वहां से लेकर वापस चला आया और उसने रवि को फोन लगाकर अपना पता बता दिया। अमित के घर पर जैसे ही रवि और राजन पहुंचे, तीनों को एक दूसरे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। पर सबसे ज्यादा हालत खराब थी अमित की। सिसकते हुए राजन के कंधे पर झूल गया। राजन रोते हुए बोला, अब मैं आ गया हूँ, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। अमित अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्रदार लग रहा था। उसकी हालत किसी थके हाल, मजबूर, लाचार योद्धा जैसी हो गई थी। दाढ़ी बढ़ी हुई और सिर के बालों में सफेदी साफ झलक रही थी। रानी घर के अंदर थी। उसने जैसे ही राजन की आवाज सुनी, भागती हुई आई और राजन के पैरों में गिर पड़ी। रानी की आंखों में तो आंसू भी नहीं थे, उसके आंसू सूख चुके थे। वो चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती थी, पर उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो दहाड़ मार कर रो सके, पर वो रो रही थी। कजरी, अब रोना मत। काश मैंने पहले सुन लिया होता। काश जब तुम मुझे अपने घर से भगा रही थी, तब मुझे तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा को पहचानना चाहिए था कि मेरी बहन जरूर किसी मुसीबत में होगी, तभी तो मुझे घर से बाहर जाने को कह रही थी। मैं क्यों उस बात को दिल पर ले लिया? मैंने क्यों दोबारा तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। वो रानी को अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरी बहन, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। हम सब मिलकर इस माया का सामना करेंगे, और रही बात नन्ही आत्मा की, तो उसे भी देख लिया जाएगा। रवि ने अमित को एक एक बात बताई। अमित उसकी बातें सुन हैरान हो गया। मायरा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो इनके पास भी पहुंच गई। तो क्या इंस्पेक्टर लक्ष्मी हमारी मदद करने के लिए तैयार है?
थोड़ा सा उत्साह दिखा अमित के चेहरे पर। मुरझाए हुए चेहरे पर उतना काफी था। लक्ष्मी जी की जगह अगर कोई भी होता ना, तो हम दोनों बुरे फंसे थे, पर हमने उन्हें सब सच्चाई बताई और वो मान गई हमारी बातों को। भाई, लक्ष्मी जी का फोन। रवि लगभग उछलते हुए बोला। वो बोल रही है कि उन तीनों में से एक पर शक हो गया है। कल पक्का यकीन करके उसे गिरफ्तार कर लेंगी। क्या? सच में? हाँ भाई, लक्ष्मी जी कल कंफर्म बता देंगी। उनकी टीम उसके पीछे है। वाह, अब आएगा मजा। 2 बजे सभी की नींद खुल गई थी। सभी लोग फटाफट तैयार हुए और शमशान के लिए निकल पड़े। उन्होंने जरूरत का सारा सामान रख लिया था। गाड़ी रवि चला रहा था और उसके साथ बगल में राजन बैठा था। पीछे की सीट पर अमित और रानी बैठे थे। रानी खुद को अब तरोताजा महसूस कर रही थी। अब उसे ज्ञात हो गया था कि हम एक लड़ाई पर हैं। एक युद्ध का मैदान है जहां हमारा मुकाबला किसी आत्मा से है, भूतों की दुनिया से है। आधे घंटे में गाड़ी शमशान के पास पहुंच चुकी थी। शमशान बहुत बड़ा था और मुन्नार शहर और आसपास की सभी जगहों का एकमात्र बड़ा शमशान था। वो गाड़ी शमशान के पास एक जगह खड़ी करने के बाद सभी लोग नीचे उतरे और सामान लेकर अंदर जाने लगे। बाबा वहां इंतजार ही कर रहे थे। बाबा ने उन्हें बैठने को कहा। अमित और रानी के अलावा रवि राजन के बारे में भी पूछा। बाबा अभी बिल्कुल शांत थे। पहली बार उन लोगों ने ऐसा नजारा देखा था। बाबा जी के सामने एक नर कंकाल खड़ा था। उनके सामने 3 कपाल थे। कपाल किसी इंसान के सर की खोपड़ी थी। वहां पर अगरबत्तियां जलाई हुई थी। ढेर सारी अगरबत्तियां जलाई गई थी। बड़े ध्यान से बैठकर चारों बाबा जी को देख रहे थे। बाबा ने सारा सामान रखवा लिया और बोले, मन को कोई शंका हो तो पहले बता दीजिए। मुझे देखकर या फिर वैसे ही कुछ याद आया हो तो बता दीजिए। कोई बात अगर मेरे सामने आई तो अपशगुन माना जाएगा और फिर बुरा ही होगा। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। याद रहे, मैं कोई जंग नहीं लड़ रहा हूं। तुम लोगों के लिए जंग तो तुम लोगों को ही लड़ना है। मैं तो बस रास्ता दिखाऊंगा। मुझे जितना बताया गया है मैं उसी आधार पर काम करूंगा। अघोरी बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगे। उन्होंने सच कहा था। वो ध्यान में ही विचलित होने लगे थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई सता रहा हो। वो तड़प रहे थे। उनके चेहरे का भाव बदल रहा था, पर बहुत जल्दी अचानक वो बड़बड़ाने लगे और बड़ी तेजी से उन्होंने अपनी आंखें खोली। लग गया पता, बाबा जी बोले। उस शैतान का पता चल गया जिन्होंने मायरा के साथ गलत किया था। क्या आप उन तीनों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पाप किया है और इल्जाम हम पर लगा दिया था? अमित बोला। जी हां, उन तीनों में से एक का पता चल रहा है। बाकी के 2 नहीं दिख रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं बाबा जी, यदि एक मिल गया तो समझिए बाकी के 2 भी मिल जाएंगे। अघोरी बाबा बोले। आज बाबा रंगनाथ बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने भूतों की दुनिया से मदद ली थी। तांत्रिक मानव की भूतों से रक्षा करने के लिए बने हैं, पर बाबा ने इसका उल्टा किया है। उन्होंने भूतों की मदद करनी चाहिए है। यही वजह है कि मायरा ने उनकी मदद की है। मुझे भरोसा नहीं होता, अमित हिम्मत करके बोला। क्यों नहीं होता भरोसा तुम्हें? मुर्दा गरज कर बोला तो शमशान का वातावरण कांप गया। मुर्दा बोला, कोई कसक हो तो बताओ, सब दूर कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। यदि ऐसा था तो मायरा मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पाई? बोलो बोलो। बाबा ने ताबीज में शक्ति दी थी। बेवकूफ इंसान, मुर्दा हंसते हुए बोला। वो जब चाहे तब तुम्हारे पास आ सकती है। वो चाहती थी कि तेरे दोनों दोस्त भी आ जाएं। अब देख वो क्या खेल खेलती है। ठीक है, मैं मान लिया यही सत्य है। अचानक रवि बोल पड़ा। फिर बाबा रंगनाथ ने इन दोनों को अघोरी बाबा के पास क्यों भेजा? आत्मा का राज।
एपिसोड 20 7 वर्ष पहले। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है और वो कारण ये है कि बाबा रंगनाथ चाहते थे कि अघोरी बाबा व्यस्त हो जाएं, रानी को सत्य मानकर लड़ाई लड़ें। अचानक अघोरी हंसने लगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? पाप का अंत नहीं होता, पापी का अंत होता है। पाप ही तो है जो इंसान को डर डर कर करने में मजा आता है। इस पाप से उत्पत्त दुख का बेड़ा उठाकर कब तक जाओगे? तुम अपना कर्म करो रंगनाथ, मैं अपना कर्म करता हूं। तो बाबा अब हमारा क्या होगा? अमित बोला, मैं करूंगा तुम सभी लोगों की रक्षा। अब तो बात सत्य झूठ की है। अब बाबा रंगनाथ और दुष्ट मायरा को पता चलेगा कि उन्होंने किस अघोरी से पंगा लिया है। उन्होंने बहुत से अघोरियों को देखा होगा, उनसे पाला पड़ा होगा, पर मैं अकेला ऐसा अघोरी हूं जिसे कोई नहीं मार सकता। मैं इच्छा मृत्यु से ही मरूंगा। अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बाबा जी। सुबह हो चुकी थी। अब अघोरी ने उन सभी को वहां से विदा किया और अगली सूचना तक शांत रहने को कहा। समस्या बड़ी कठिन थी। लड़ाई अब सिर्फ मायरा और अमित के मध्य नहीं थी, बल्कि तांत्रिक बाबा रंगनाथ और अघोरी बाबा कुंदन दास के बीच थी। दुकान अब दुकान नहीं, बल्कि शॉपिंग सेंटर हो गया था। ये वही दुकान थी जहां से राजन रवि ने 3 काले रंग के रेनकोट लिए थे, पर अब तो वहां पर काफी चमक धमक थी। उस समय दुकान में सिर्फ मालिक के साथ एक ही लड़का था, पर अब दुकान का एरिया बढ़ गया था। उस समय दुकान का नाम न्यू कलेक्शन था, अब उसका नाम द न्यू कलेक्शन हो गया था। शॉप में काम करने वालों की संख्या 5 थी। मालिक और सबसे पुराने वाले नौकर को राजन ने पहचान लिया, फिर रवि ने भी दोनों को पहचान लिया। कैसे बात की जाए? रवि राजन से बोला, दरअसल हमने पिछली बार एक साथ 3 रेनकोट खरीदे थे, काले रंग के। शॉपकीपर अपनी उंगलियों को होठों पे रखते हुए बोला, 7 वर्ष पहले की बात तो याद नहीं सर, पर काम क्या था आप मुझे बताओ। ठीक से याद करिए। 3 रेनकोट हमने खरीदा था और वैसे ही 3 रेनकोट किसी और ने भी लिए थे। ओह, याद आया सर, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा तो आज तक कहीं नहीं हुआ जैसा मेरी दुकान में उस दिन हुआ था। काले रंग के 8 रेनकोट थे और उस दिन 7 बिक गए थे। उसके बाद से मैंने रेनकोट बेचना ही बंद कर दिया। क्यों भला? राजन चौंका। और 7 बिके थे या 6? सर, रेनकोट में स्टॉक खराब होने का लफड़ा ज्यादा होता है। पिछले 3 वर्षों से उस रेनकोट को कोई नहीं पूछ रहा था। मेरा रुका हुआ स्टॉक था और एक ही दिन में 7 रेनकोट खाली दुकान। पुनः 7 बोला। मैंने पूछा 6 या 7? सर 7। 3 तो आपने लिए थे और बाकी के 4 दूसरे लड़कों ने लिए थे, वो भी आपकी ही उम्र के थे। मुझे लगा कोई कॉलेज का फंक्शन होगा। ओह, मतलब उन्होंने 4 लिए थे? राजन रवि से बोला। वो 4 कौन थे फिर? हमें ये जानना था कि वो 4 लड़के आज कहाँ हैं। अरे पर सर, ये बात मुझे कैसे पता होगी? आप तो यहीं के हैं और वो चारों भी यहीं के थे। आप उन्हें जरूर जानते होंगे। जानते तो नहीं है सर, पर मैं पता कर लूंगा। बस आप इतना बता दो कि आप उन्हें मिलकर करना क्या चाहते हो। अपनी बात बता के बोला। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रवि बोला। पर वो चौथा रेनकोट किस लिए था? क्या वो कमीने 4 थे? यदि 4 थे तो बाबा रंगनाथ ने झूठ क्यों बोला? और मायरा भी तो 3 ही समझती है। बड़ी उलझन है भाई। बहुत हो गया अब मजाक मस्ती। बाबा रंगनाथ चिल्लाते हुए मायरा से बोले, बदला लेना है या नहीं? देख मायरा, मैंने तेरी बहुत मदद की है, अब तू बदला लेकर अपना कर्तव्य निभा। मैं तो बन चुका हूं सर्वशक्तिमान। अब मुझ पर कोई तांत्रिक या काली शक्ति हावी नहीं हो सकती। मैं तो बदला जरूर लूंगी बाबा। आपने भूतों की दुनिया में मदद करने का जो फैसला लिया है वो अद्भुत है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सभी तांत्रिक हम आत्माओं से इंसानों की मदद करते हैं। हमेशा से यही होता आया है। गलत हमेशा से इंसान रहे हैं। उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती और वो
पाप कर बैठते हैं। किसी को भी असमय मार डालेंगे, किसी के साथ भी कोई भी गलत कार्य करेंगे। इन्हें इस बात का डर होना बहुत जरूरी है कि इनकी सजा इन्हें यहीं दी जाएगी, इन्हें यहीं तड़पाया जाएगा। सच कहती हो तुम मायरा, इसलिए तो मैं साथ हूं। इंसानों को खुद पर यकीन दिलाकर मैं भूतों आत्माओं का साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूं। मरी हुई सभी आत्माएं, जिंदा इंसानी भूत, सभी को अपने वश में करके मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। अब पाप का विनाश होगा, पाप और हत्या का अंत होगा। इंसान गुलाम होंगे, आत्माएं राज करेंगी। हाँ ठीक है बेटा, संभल कर जाना। क्या माँ, एक पुलिस वाली हूँ। इस शहर का ऐसा कोई नहीं जो मुझे नहीं जानता हो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ, तू लेडी सिंघम है, फिर भी ध्यान से जाना। ठीक है माँ। तुम्हें पता है, जो काम रोहित शेट्टी हीरो लोगों को पुलिस बनाकर अपनी फिल्मों में करवाता है, मैं वही काम हकीकत में करती हूँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। लक्ष्मी हंसती हुई अपनी बुलेट स्टार्ट करती है और निकल जाती है। थोड़ी देर में वो एक ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचती है और तभी उसे एक छोटी सी बच्ची भीख मांगती हुई दिखती है। मैम, कुछ दे दो मैम। सड़क पर ऐसा काम मत किया करो। अभी मैं जल्दी में हूँ, पर बाद में तुमसे मिलती हूँ। लक्ष्मी उस लड़की से बोली। मैम, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगी? लड़की मासूमियत से बोली। हाँ हाँ, बैठ जाओ। लड़की लक्ष्मी के पीछे बैठ गई और तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और लड़की आगे बढ़ गई। कहाँ रहती हो? थोड़ी दूर जाने पर लक्ष्मी बोली, पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। लक्ष्मी को एहसास हुआ कि पीछे तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मी ने तुरंत बुलेट के ब्रेक लगाए और वहीं रुक गई। वो बाइक से उतरकर देखने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो गिर तो नहीं गई। क्या हो रहा है मेरे साथ? पीछे चलकर देखती हूँ। लक्ष्मी वापस गाड़ी पर बैठी और उसके पीछे से आवाज आई, इंडिपेंडेंट मैम, क्या आप अपना शरीर मुझे देंगी? लक्ष्मी पीछे मुड़ी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? लक्ष्मी ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। बोलो, कौन हो तुम? कहीं तुम मायरा तो नहीं? सही पहचाना, मैं मायरा ही हूँ। अब मैं आपके शरीर में आ रही हूँ। मायरा नटखटपन में बोलती हुई इंस्पेक्टर लक्ष्मी में समाने लगी और लक्ष्मी चिल्लाई, मेरी माँ, ऐसा मत कर। मायरा लक्ष्मी के शरीर में घुस चुकी थी और अचानक लक्ष्मी उठने लगी। आंखें मीचती हुई अजीब सी नजरों से इधर उधर देखने लगी, क्योंकि आम पब्लिक तो कहीं भी रुककर तमाशा देखने लगती है। उन्हें तो इंस्पेक्टर लक्ष्मी पागल नजर आ रही थी। असल में लक्ष्मी को 440 वोल्ट का झटका लगा था। पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई थी। चलो फुट लो तुम सभी, कभी लड़की नहीं देखी क्या? लक्ष्मी के शरीर में घुसकर मायरा बोली और सिंघम स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा लगाती हुई स्टाइल में बाइक स्टार्ट कर दी। अब चलते हैं असली मुजरिम की तलाश में। मायरा ने बुलेट की स्पीड बढ़ा दी। बुलेट भी सोच रही थी कि आज मजा आएगा, असली स्पीड में तो अब चलूंगी मैं। दंदनाती हुई बुलेट सीधा अमित के उस आवास पर पहुंची जहां वर्तमान में वो रह रहा था। बाहर बुलेट की आवाज सुनते ही अंदर के लोग सतर्क हुए, पर जब गाड़ी से इंस्पेक्टर लक्ष्मी को उतरते देखा तभी मन खुश हुआ। अकड़ती हुई चाल ना जाने क्यों भीगी बिल्ली सी हुई पड़ी थी और चेहरे पर अजीब सी मायूसियत लिए जब लक्ष्मी घर के 4 दीवारी वाले मेन दरवाजे को खोलकर अंदर आई और एक निश्चित दायरे को जैसे ही क्रॉस किया उसे एक झटका लगा। वो तड़प कर पीछे हट गई। अंदर से किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। लक्ष्मी ने उस अदृश्य लाइन को क्रॉस करने की दोबारा कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अंदर मायरा को सब पता चल गया था कि जरूर कोई शक्ति है जो अंदर जाने से रोक रही है। अब तो कोई चाल चलनी पड़ेगी ताकि घर के अंदर से मेरे दुश्मन बाहर आ जाएं और मैं उनकी कहानी खत्म करने की शुरुआत तो करूं। ये क्या हो रहा है? तभी अंदर से अमित बोला, लक्ष्मी जी को हुआ क्या है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अमित ने जैसे ही घर का मेन दरवाजा खोला, राजन ने उसे तुरंत रोक दिया। रुक जाओ अमित, तुम बाहर मत जाओ।